हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से बीटीपी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था थॉमसन एटॉमिक मॉडल। मतलब अब पता चल गया कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं वो किस तरीके से अरेंजमेंट होते हैं। वो एक सर्कुलर स्फीयर बनाते हैं और जिसे हम एटम कहते हैं। अब उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए आया था रदरफोर्ड का एक एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने, जिसको हम अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं। उसके बाद उन्होंने एक न्यूक्लियर मॉडल दिया था इसके लिए। ठीक है, अब इनका जो एक्सपेरिमेंट था अल्फा स्कैटरिंग मॉडल, इसमें किया क्या था इन्होंने ले रखा था एक लेड का ब्लॉक और इस लेड के ब्लॉक के बीच में रखा था इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स। और अल्फा पार्टिकल्स के आगे क्या क्या था, एक रखी गोल्ड की फॉइल। गोल्ड मतलब सोने की फॉइल। इसकी छोटी सी थिन फॉइल लगी थी, इसकी छोटी सी चादर रखी थी, यहाँ पे पतली सी लेयर थी एक। और इसको कोटेड कर रखा था, इसके बाहर एक सर्कुलर पाथ बना रखा था। जो किस चीज का था, एक सर्कुलर पाथ बना था जो बना था आपका फोटोग्राफिक प्लेट का। ठीक है, और जो फोटोग्राफिक प्लेट थी इसमें किया क्या इन्होंने, इसको कोटेड कर रखा था। ये जो बाहर से लगी हुई लेयर है इसको कोटेड कर रखा था जिंक सल्फाइड की प्लेट से। जिंक सल्फाइड की प्लेट से इसको कोटेड, जिंक सल्फाइड से इसको कोटेड कर रखा था। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट। फोटोग्राफिक प्लेट इन्होंने इसको कहा था। अब जो फोटोग्राफिक प्लेट थी ये किसके जैसे एक्ट कर रही थी, किसके जैसे व्यवहार करती है, एक फ्लोरोसेंट सब्सटेंस। जो जिंक सल्फाइड है एक टाइप का क्या है, फ्लोरोसेंट सब्सटेंस है, प्रतिदीप्ति पदार्थ है। ये जो फ्लोरोसेंट सब्सटेंस था, अब हुआ क्या, जब इससे पहले आपको मैंने बताया था एक दिन कौन सा, रेडियो एक्टिविटी में अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा था। तो अल्फा जो ये है अल्फा पार्टिकल्स सोर्स जिसको हम कहेंगे, जिसको किसके बीच में रखा था, लेड का एक ब्लॉक ले रखा था, लेड का एक ब्लॉक था इसके बीच में रखा था इसको। ठीक है, अब ये थी आपकी गोल्ड की फॉइल। गोल्ड मतलब सोना जो था उसकी एक थिन फॉइल बन रखी थी। गोल्ड ये मेटल है, गोल्ड की एक फॉइल बनी थी जो लगभग 100 नैनोमीटर थिकनेस थी इसकी, इतनी मोटाई की थी ये। ठीक है, अब जो 100 नैनोमीटर थिकनेस वाली जो गोल्ड की फॉइल थी, जैसे इन्होंने यहां से पास किया किसको, अल्फा रे को। अल्फा रे जब पास की तो किस पे स्ट्राइक हुई है, जिंक गोल्ड की फॉइल में। तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, इन्होंने 3 पॉइंट इसमें ऑब्जर्व किए, उनको समझेंगे हम। उन्होंने देखा कि मैक्सिमम जो यहाँ से रे आ रही थी इससे सीधे पास हो गए आगे, सीधे स्ट्रेट लाइन में आ गए पार्टिकल्स इस तरीके से। लेकिन कुछ उन्होंने देखा जो इससे डिफ्लेक्टेड हो गई, मतलब विवर्तित हो गई किसी एंगल पे, इस तरीके से विवर्तित हो गई है। और कुछ रे उन्होंने देखी लगभग 20,000 में से, अबाउट 20,000 वन रे ऐसे थे जो सीधे अपोजिट डायरेक्शन में, उससे 90 डिग्री या 180 डिग्री के एंगल पे सीधे डिफ्लेक्टेड हो गई इससे। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया इसमें, और पता कहां से, क्योंकि वेव थी, इसका पता कैसे चला, जो फोटोग्राफिक प्लेट थी इसमें लाइट प्रोड्यूस हो गई, स्पॉट बन रहा है इसमें, स्पॉट टाइप का लाइट इसने प्रोड्यूस कर दी इस फोटोग्राफिक प्लेट पे, जिससे पता चला कि वेव इस डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि वेव ऐसे में दिखेगी नहीं। पता कैसे चला, जब ये जिंक सल्फाइड की प्लेट लगी थी इस पर स्ट्राइक हुई हो, जिससे उस पर लाइट प्रोड्यूस हो गई। ठीक है, अब हुआ क्या, इन्होंने 3 चीज की ऑब्जर्व की कि लगभग 99% जो ये थी, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड इनटू द गोल्ड फॉइल। मतलब लगभग क्या थी, 99% अल्फा पार्टिकल्स वेयर जो थी पास हो गई। अब ये इसमें से पास हो गई
तो इन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया उसमें। दूसरा उन्होंने देखा कितनी उसमें से कुछ कण, कुछ पार्टिकल्स जो थे उसमें, कुछ कण किसी कोण पर, किसी एंगल पर क्या हो गया, डिफ्लेक्टेड हो गया, किसी एंगल पर डिफ्लेक्टेड मतलब विवर्तित हो गया, डिफ्लेक्टेड हो गई। और तीसरी चीज उन्होंने क्या बताया कि लगभग अबाउट, लगभग कितने में से 20,000 जो रे निकल रही थी उनमें से एक जो वेव थी क्या हो गया, विपरीत दिशा में वापस आ गई। ये इन्होंने इसमें ऑब्जर्व किया। अब तीन चीजें पता चल गई इन्होंने। एक तो 99% क्या होगी इसमें से पास हो गए सीधे। इससे क्या ऑब्जर्वेशन मिला, नहीं क्या ऑब्जर्व किया उन्होंने कि जो कोई भी एटम है, क्योंकि गोल्ड के एक मेटल है और किसी न किसी एटम से फॉर्मेशन हो रखा हो, तो इन्हें क्या पता चला कि जब 99% पार्टिकल्स इसके सीधे इससे सीधे पास हो गई तो उससे क्या पता चला कि परमाणु का अधिकतम स्थान क्या है, खाली है। कि मतलब क्या बोल सकते इसमें, मैक्सिमम स्पेस बिटवीन मैक्सिमम स्पेस इन एटम इज एम्प्टी। मतलब क्या है, परमाणु का अधिकतम भाग क्या है, खोखला है। इससे पता चल गया नहीं कि इसका जो अधिकतम भाग था खोखला था, इसीलिए क्या हुआ, जो रे सीधे पास हो गए आगे और इससे बिना किसी स्कैटर्ड हुए, बिना किसी डिफ्लेक्शन के सीधे आगे पास हो गए। तो मतलब क्या था, अधिकतम स्थान इसका खोखला था। दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा कुछ कण किसी एंगल पे डिफ्लेक्टेड हो गए, किसी एंगल पे डिफ्लेक्टेड हो गए, जो पता चल रहा था फोटोग्राफिक प्लेट को लगाने से। ठीक है, इससे क्या पता चला कि इसके अंदर क्यों ये डिफ्लेक्टेड हुई, कि भैया जो ये है अल्फा पार्टिकल्स, इसमें चार्ज होता है आपका पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज है तो कुछ ना कुछ इसके अंदर ऐसी चीजें हैं, ऐसे कोई पार्टिकल्स है जिसको डिफ्लेक्टेड कर रहा है। कब डिफ्लेक्टेड होगा, या तो किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट से टकराएगा या फिर उसमें सेम चार्ज हो तो उसमें रिपल्सन हो सकता है। तो इन्होंने इसमें क्या कहा कि परमाणु के अंदर क्या है, परमाणु के मध्य में बीच में क्या है, पॉजिटिवली चार्ज मास पार्टिकल्स है, पार्टिकल है परमाणु के मध्य में पॉजिटिवली चार्ज मास पार्टिकल्स, मतलब हैवी मास वाला कोई पार्टिकल्स है। इसलिए क्या हो, इस कण के कारण क्या हो गया, इसमें कुछ ना कुछ विवर्तन आ गया। अभी जैसे इसमें टकराएगा सेम चार्ज था तो इसलिए क्या करे, इसको रिपेल कर दे, इसको प्रतिकर्षित कर दिया और किसी कोण पर विवर्तन हो गया इसका। या फिर हैवी मास वाला था, सॉलिड था, उसमें टकरा के वापस चली गया। दूसरा क्या था, 20,000 में से एक वेव सीधे विपरीत दिशा में वापस चली गई, जो कुछ 90 एंगल पे डिफ्लेक्टेड हो गए और कुछ 180 डिग्री पे सीधे वापस हो गई। तो इससे इन्होंने क्या कंफर्म किया कि जो एटम है उसमें जो नाभिक है, जो सेंटर में है, उसमें क्या है, वो ठोस है। ठोस मतलब क्या है, उसमें अधिकतम घनत्व है, उसका हाई डेंसिटी है। ठोस और मतलब अधिकतम द्रव्यमान है इसका। ये यहां से पता चल गया। ठीक, अब ये तो इनका ऑब्जर्वेशन में तीन चीजें सीखी हमने, क्या कि जो जिंक सल्फाइड की अल्फा पार्टिकल्स हमने गोल्ड की फॉइल से टकराया तो उससे क्या पता चला कि 99% सीधे पास हो गई। इसका मतलब कि जो परमाणु है इसका अधिकतम भाग खोखला है, बहुत ज्यादा स्पेस इसका एम्प्टी है। दूसरा क्या पता चला हमें कि कुछ परमाणु, कुछ जो वेव थी ये किसी पर्टिकुलर एंगल पर डिफ्लेक्टेड हो गई। इसका मतलब परमाणु के मध्य में क्या है, इसके बीच में पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज वाला कोई पार्टिकल्स है जो इसमें रिपल्सन कर रहा है, इसको विपरीत दिशा में धकेल रहा है। ठीक है, और इसमें क्या है, 20,000 में से एक वेव क्या होगी, सीधे पास वापस आ गई। इसका मतलब क्या था
कि इसमें कुछ ना कुछ इसका मास है, हैवी मास वाला कोई पार्टिकल्स है बीच में। ये तीन चीजें हमने इसमें ऑब्जर्व की थी। अब ये जो गोल्ड की यहाँ पे फॉइल लगी थी, इसके अंदर होंगे एटम। तो इन्होंने क्या कहा, अब न्यूक्लियर जो एटम स्ट्रक्चर था, रदरफोर्ड का जो न्यूक्लियर मॉडल था, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल, रदरफोर्ड परमाणु का नाभिकीय मॉडल। अब इन्होंने इसमें क्या किया, किसी एक एटम की बात की कि भाई जो एटम है, इस तरीके से एटम है, उसमें जब इन्होंने एक वेव को पास किया तो क्या देखा, अधिकतम जो वेव थी सीधे पास हो गई आगे, ज्यादातर देखा उन्होंने सीधे पास हो रही है, ज्यादातर रे क्या थी, सीधे आगे स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रही थी। इस तरीके से देखे उन्होंने, और कुछ रे जो थी इससे डिफ्लेक्टेड हो गई, विवर्तित हो गई, है ना। और लगभग हमने जो इसकी हमने बात की थी, कुछ रे जो थी सीधे जैसे यहां से आई और सीधे अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी, वापस चलेगी उसी डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या था, और कुछ क्या होगी इससे डिफ्लेक्टेड हो रही थी इस तरीके से। अब इन्होंने क्या कहा कि जो ये एटम था, कि इसमें गोल्ड का जो एटम है, इसके सेंटर में जो हैवी मास वाला पार्टिकल्स है, इसको इन्होंने क्या कहा था, नाभिक। अब ये यहाँ से धीरे धीरे जो रदरफोर्ड से धीरे धीरे साइंटिस्ट बनने लगे, अब वैज्ञानिक बन गए ये रदरफोर्ड। इन्होंने क्या कहा कि जो ये एटम है, इसके सेंटर में जैसे पॉजिटिव चार्ज है, वो क्या है, एक नाभिक है, क्या है, एक टाइप का न्यूक्लियस। ठीक है, तो तीन ऑब्जर्वेशन है तो हमने किए थे। अब हम न्यूक्लियर मॉडल की बात कर रहे हैं इसमें, जो इसका परमाणविक मॉडल था। तो अब इन्होंने क्या कहा कि जो नाभिक है, न्यूक्लियस है, ठीक है, इसके सेंटर में क्या न्यूक्लियस है, जिसमें जो परमाणु के कुल आयतन की तुलना में बहुत कम स्थान पे है। मतलब जो न्यूक्लियस है ये कैसा है, स्मॉलर वॉल्यूम पे है, स्मॉल वॉल्यूम है, कम आयतन वाला है, लेकिन कैसा है, उच्च घनत्व है। इसकी जो डेंसिटी है बहुत ज्यादा हाई डेंसिटी है, डेंस है ये। तीसरी चीज इन्होंने क्या बताई कि इसमें जो ये नाभिक जिसको हम बोल रहे हैं, इस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ये पता चलिए। तीसरा क्या बताया इन्होंने कि अब जो इससे स्ट्राइक होकर वापस चली गई, टकरा करके वापस गई, इसका मतलब क्या है, जो न्यूक्लियस है कैसा ठोस है, सॉलिड है। इतना ऑब्जर्वेशन कर देते ना न्यूक्लियर मॉडल पे अपना। अब इन्होंने क्या कहा कि जो ये न्यूक्लियर है, सॉरी, जो एटम है किसका, गोल्ड का एटम है, गोल्ड का जो एटम है, इसके सर्कुलर पाथ में, इसके वृत्ताकार मार्ग पर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, इसके चारों ओर, इसके चारों ओर क्या होते हैं, घूमते हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि ना, फर्स्ट पॉइंट जो न्यूक्लियस के बारे में बताया इन्होंने। सेकंड इन्होंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर पाथ नोन एज ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, चारों ओर वृत्ताकार पथ पर घूमते हैं, जिसे क्या कहते हैं, जिसे ऑर्बिट। अब इन्होंने ऑर्बिट की बात कह दी भाई, ऑर्बिट। दूसरा क्या कह सकते हैं इन्होंने, इसी ऑर्बिट को हम क्या कहते हैं, सेल, इसी को हम कहते हैं कक्ष कहते हैं। अब इन्होंने एक नई चीज बता दी, क्या, कक्ष के ऑर्बिट होता है कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जिन वृत्ताकार पथों में घूमते हैं उनको हम ऑर्बिट कहते हैं। ये क्या हो गया आपका ऑर्बिट या कक्ष। उस वृत्ताकार पथ के इन्होंने क्या बोलिया, कक्ष कहा। अब दूसरा इन्होंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस परमाणु। अब इसको हम थोड़ा एकदम, इसको सिर्फ हम एटम की यदि बात करें, ये जो एटम है, अब हम न्यूक्लियस की बात करते हैं सीधे सीधे। अब रदरफोर्ड जो है साइंटिस्ट बन गए हैं, अब हम न्यूक्लियस की बात करते हैं इनके अकॉर्डिंग
इन्होंने क्या कहा कि नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वृत्ताकार पथ में घूमते, जिसे इन्होंने क्या कहा, ऑर्बिट कहा, कक्ष कहा। और इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, क्या बोलते हैं इसको, विद्युत स्थैतिक आकर्षण बल काम करता है। थर्ड पॉइंट क्या कहा, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूक्लियस के बीच में मध्य में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करते हैं इनके बीच में, ठीक है। तो अब इन्हें यहां से पता चल गया कि इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या देखा इन्होंने कि जब इसमें से अधिकतर वेव सीधी पास हो रही थी, ये एटम था किसका, गोल्ड का, तो इन्होंने क्या देखा था, अधिकतम इसमें से सीधी सीधी पास हो रही थी आगे। तो इससे इन्हें क्या पता चला कि परमाणु का अधिकतम स्थान क्या है, खाली है, या एटम का जो मैक्सिमम स्पेस है, स्पेस वो एम्प्टी है, क्या है, खोखला है, या आप उसको एम्प्टी कह सकते हैं, खोखला है, ठीक है। और दूसरा क्या बताया इन्होंने कि जो इलेक्ट्रॉन है और नाभिक है, इनके बीच में बहुत ज्यादा स्पेस है, बहुत ज्यादा गैप है इनके बीच में। क्या बोल रहे थे हम इसमें कि परमाणु में नाभिक तथा इलेक्ट्रॉनों के मध्य जो है अधिकतम स्थान एम्प्टी है, जो इसकी बात की थी क्या है, खोखला स्थान है इन दोनों के बीच में, ठीक है। इतने इन्होंने ऑब्जर्वेशन किए इसमें एटॉमिक मॉडल में। अब हमें एक नई चीज क्या पता चल गई, थॉमसन ने तो सिर्फ ये बताया कि एक एटम है जिसमें एक नाभिक है जो किसकी तरह कार्य करे, वाटरमेलन मॉडल की बात की थी कि जो पूरा उसका स्फीयर है वो तो प्रोटॉन है और उसमें एम्बेडेड हो रखे इलेक्ट्रॉन। लेकिन रदरफोर्ड को उसने मौका दिया था साइंटिस्ट बनने का, वैज्ञानिक बनने से मौका दिया था कि भाई ऐसा हो नहीं होता। तो इन्होंने क्या किया, इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो तो वृत्ताकार पथ में घूमते हैं और नाभिक जो उसकी सेंटर में होता है, ठीक है, इस तरीके से। तो अब लेकिन एक गलती रदरफोर्ड भी कर गए कि इन्होंने सिर्फ नाभिक बताया था, इसके अंदर इन्होंने झांक कर नहीं देखा कि भाई जो नाभिक है किसको नाभिक बोल रहे हैं। अब ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात थी, लेकिन इस नाभिक के साथ साथ जो न्यूक्लियस है इसके साथ कुछ और चीज भी अंदर है। इसने मौका दे दिया किसको, बोहर को भी, सॉरी किसने खोज की थी प्रोटॉन की, गोल्डस्टीन, इसको भी उसने साइंटिस्ट बनने का मौका दे दिया। तो दोस्तों आपको ये मौका किसी और को नहीं देना है, आप तैयारी करिए और अपना टेस्ट निकालना है, इस तरीके से में दूसरे को मौका नहीं देना इसमें। तो इन्होंने क्या कर दिया, अब इसमें न्यूक्लियस की बात की थी, ठीक है, लेकिन इनकी कुछ डिमेरिट्स थी। अब क्या इनकी लिमिटेशन रही ये आपने समझ लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट लेके अब हम आगे बढ़ते इसमें, ठीक है। तो अब इनकी क्या लिमिटेशन रही अब हम समझते हैं। इसमें 2 पॉइंट्स इनकी लिमिटेशन की है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं थी इनकी, इसमें 2 पॉइंट बताए उन्होंने लिमिटेशन में, जो इनकी कमियां थी, जो इनके ड्रॉबैक थे। फर्स्ट तो क्या था, एक आए थे मैक्सवेल, और मैक्सवेल ने क्या कहा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में बात की थी, रेडियो एक्टिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या वेव जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसके बारे में इन्होंने बात की थी। इन्होंने क्या कहा कि जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में घूमते, ये इन्होंने बात की थी, है ना, किसने, जो हम पढ़ रहे थे अभी रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, कि नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, ये इन्होंने कहा अभी, जिसको हमने क्या कहा था, ऑर्बिट, इन्हीं को हम ऑर्बिट बोल रहे हैं, ये सब क्या है, ऑर्बिट है या कक्ष है। तो अब मैक्सवेल ने क्या कहा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है इनमें भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो धीरे धीरे अपनी एनर्जी का रेडिएट कर देंगे, अपनी एनर्जी को लॉस कर देंगे। तो अब जो इनके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होता, जब इसमें रोटेट करेगा कौन, इलेक्ट्रॉन जो है, जब वृत्ताकार पथ में घूमेगा तो एक टाइम वो धीरे धीरे अपनी एनर्जी को लॉस कर देगा, और जब एनर्जी को लॉस करेगा तो एक टाइम ऐसा आएगा वो नाभिक में गिर जाएगा। किसके अकॉर्डिंग,
जो मैक्सवेल का कॉन्सेप्ट है, इन्होंने कहा यदि ऐसा होता है, जो रदरफोर्ड कह रहे हैं कि वृत्ताकार पथ में घूम रहा है, तो यदि ऐसा रोटेट होता है एक वेव की तरह, तो टाइम आएगा जिसमें वो न्यूक्लियस में फॉल हो जाएगा, उसमें गिर जाएगा, तो कहीं ना कहीं जो इनके स्टेबिलिटी होगी एटम की वो खत्म हो जाएगी। तो लिमिटेशन में क्या आया था इसका कि इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। इन्होंने परमाणु की स्थायित्व के बारे में कोई बात नहीं कही इसमें कि किस तरीके से एटम स्टेबल होगा, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, सिर्फ बोला कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। लेकिन अब यदि मैक्सवेल की कॉन्सेप्ट को माने तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग तो क्या होता, न्यूक्लियस में गिरना चाहिए, न्यूक्लियस में गिरेगा तो एटम स्टेबल नहीं होगा, है ना। तीसरा, इन्होंने इस बात को कांट एक्सप्लेन द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम के इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को इन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है, कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट होते हैं। तो इस तरह ये दो इनके ड्रॉबैक थे, इनकी कमियां थी, जिनको डिस्कार्डेड करने के लिए, जिनको दूर करने के लिए दूसरी थ्योरी हम पढ़ेंगे अभी, बोहर का एटॉमिक मॉडल, जो इससे भी एडवांस था, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा रदरफोर्ड का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, कि किस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने। तो कौन सा पार्टिकल्स लिया था, अल्फा पार्टिकल्स। किस पे किया था, गोल्ड की फॉइल पे। और गोल्ड की फॉइल के बाहर किस चीज की वो थी, स्पेयर किस चीज का बना था, फोटोग्राफिक प्लेट का। फोटोग्राफिक प्लेट किस चीज की थी, जिंक सल्फाइड की। जिंक सल्फाइड की एक फ्लोरोसेंट सब्सटेंस है। इतने सब पॉइंट हमें इसमें ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा था, ऑर्बिट की बात की थी। तो आज के लेक्चर के लिए इतना था। इसके बाद आने वाले लेक्चर में बात करेंगे बोहर एटॉमिक मॉडल।